सीलिंग की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर जानकारी साझा की है। साथ ही चुनाव में प्रशासनिक तैयारी का भी ब्यौरा पेश किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय में 107 और पंचायत चुनाव के लिए 91 सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 198 सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और सही आपको बता दें कि नगरीय निकाय के लिए 286 और पंचायत चुनाव के लिए 251, कुल 537 रूट बनाए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 रिटर्निंग ऑफिसर, 32 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। और वहीं 23 तारीख पंचायत चुनाव के लिए 5 रिटर्निंग ऑफिसर और 32 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। साथ ही स्ट्रांग रूम और मतगणना की तैयारी से बाहर जो है महाविद्यालय में किया गया है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से संपन्न किए जाएंगे। साथ ही रायपुर जिले के नगरीय निकायों में कुल 1290 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक जाएंगे और सामान्यतया ये देखा गया कि जो स्थानीय निर्वाचन है वो किसी अन्य निर्वाचन की अपेक्षा मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। तो कोशिश इस बार भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग 100% मतदान करें और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचेगी। आप लोग भी हर बार कोशिश किए हैं, उन कोशिशों के बाद भी हम लोग कई बार अपेक्षित परिणाम नहीं पाते हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे, आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। उसके लिए हमारे स्तर पर जो कोशिश की जा सकती है वो की जाएगी। आप लोग भी इसमें जुड़ें तो और अच्छा इसकी। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी योजनाओं का खास प्रभाव पड़ा है। पिछली बार पंचायत के चुनाव में कांग्रेस ने 500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, जिसकी एक भी राशि नहीं दी गई है। हमारी सरकार में मेहता रिबंधन योजना की 11 किस्तों का अब तक भुगतान हो चुका है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 देने का ऐलान किया गया है। मोदी की हर एक गारंटी धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में पूरी होती नजर आ रही है और इसका पूरा लाभ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हमने देखने को मिलेगा। बीजेपी की तैयारी क्या है, इस पे कैसे देखते हैं? भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे जनता से, पिछली सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि 500 रुपया प्रति माह माताओं को देंगे, एक बार भी नहीं दिया। आज 11 किस्तें माताओं बहनों को मिल चुकी, 70 लाख की संख्या में। इतनी बड़ी संख्या किसी देश के किसी बड़े राज्य को ने भी इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों को नहीं दिया। बहुत सारे कंडीशन लगा करके काफी चीजें खत्म की। कल एक और बड़ा आयोजन रहा समूचे प्रदेश में, जिसमें भूमिहीन कृषि मजदूर जितने थे उनको 10,000 रुपया देने का जो वादा था घोषणा पत्र में, वह भी पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास लगभग 14 लाख बांटे गए, निर्धारित किए गए। मैं कहता हूं कि इसके बाद निर्माण कार्य भी जितने रुके थे वो भी आगे बढ़े। नगरीय क्षेत्रों में तो विकास कार्यों की गति ही नहीं पकड़ पाई कभी कांग्रेस की सरकार में, और इस बार अद्भुत काम नगरीय क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे जो लगता है, प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी नगरीय क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीत कराने वाली है। जनता का पूरा आशीर्वाद माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को अवश्य मिलने वाला है। गरियाबंद के भालूडिग्गी में 2 दिन से जो है पुलिस नक्सली मुठभेड़ चल रही है, जिसमें अब तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि गरियाबंद के भालूडिग्गी जंगल में 2 दिनों से लगातार मुठभेड़ चल रही है और खबर है कि 14 नक्सली ढेर हो गए हैं। हमारे जवान लगातार नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं। इसमें डीआरजी, सीआरपीएफ के जवान हैं और इसी के साथ में उन्होंने बताया कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इस दौरान मारा गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद लगातार नक्सलवाद के खात्मे की ओर कदम बढ़ रहे हैं और अब तक 260 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। जब आप में बात कर रहे हैं तभी ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी जारी है वहां पर। और विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूं कि सीसी मेंबर एक जयराम करके, वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया।
मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर यह ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहां पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी जरूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए। खबर रायपुर से है, जहां पर राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि कल से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है, उन्होंने बताया कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है। चुनाव की तैयारी पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कल ही हमने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नासमझी की वजह से ओबीसी वर्ग को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है, जिससे ओबीसी समाज में आक्रोश है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में से जो है नुकसान हो रहा है। परीक्षार्थी और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में लाखों विद्यार्थियों को जो है इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा और इसी के साथ एक साथ चुनाव परिणाम घोषित करने की मांग भी उन्होंने की है। उसका कॉपी है एक, क्योंकि अगर एक महीने 2-2 महीने का अंतराल अगर होता तो मैं समझता हूं कि हम परिणाम को, तारीख को बदलने की बात नहीं करते। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, कई लंबे 2-2 महीने 3-3 महीने लोकसभा की चुनाव चलती है। विधानसभा में भी 2-2 राज्यों की 3-3 राज्यों की चुनाव जब संचालित होती है, लगभग 28 एक महीने तक बाद में रिजल्ट आ सकता है। तो फिर एक ही राज्य में, एक ही आचार संहिता में और सिर्फ सप्ताह 10 दिन के अंतराल में क्यों अलग अलग परिणाम, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको एक साथ परिणाम घोषित करने के लिए निवेदन किया है माननीय अपना चुनाव आयोग से, और संभवतः हम लोग आज तय कर लेंगे कि चुनाव आयोग से हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर कि एक साथ परिणाम घोषित करने के लिए भी निवेदन करेंगे। देखिए, कहीं न कहीं स्वाभाविक सा है दलील, लेकिन अधिसूचना जारी हुआ और नगरीय निकाय चुनाव सिंबल पे है और पंचायत चुनाव नाम सिंबल पे, लेकिन हर पार्टियां तो लड़ती है चुनाव। बीजेपी चुनाव अपने समर्थित प्रत्याशी को लड़ाती है, कांग्रेस अपने समर्थित प्रत्याशी को लड़ाती है, अन्य दल भी अपने समर्थित प्रत्याशी को लड़ाते हैं। तो कहीं न कहीं चुनाव परिणाम में जब इसका असर होगा, तो इसलिए कि हमारी मांग है कि परिणाम एक साथ घोषित होने चाहिए। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से हो गया है। कांग्रेस ने बताया कि वो चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी के मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे। साथ ही पुलिस भर्ती घोटाला और भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है, इसको लेकर भी जनता के बीच में हम जाएंगे। 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दे पाए हैं। बीएड शिक्षकों को बर्खास्त करना सबसे बड़ी विफलता सरकार की रही है। इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं हुआ है, विकास अवरुद्ध कर दिया गया है और इस सभी जो मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं सताता तो मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए। हार का डर किसे सता रहा है वो साफ साफ और स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, हम ओबीसी आरक्षण पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी समाज,
और ओबीसी वर्ग के लोगों का हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जो हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण में दिया, इसलिए हम लगातार कहते आए कि हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण हमको चाहिए। ये हम लोगों ने साफ साफ किए। आप देखेंगे बिना आकलन के, क्या बस्तर में इन्होंने आकलन किया था? क्या इन्होंने सरगुजा आकलन किया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में फायदा होगा या नुकसान होगा? मैदानी क्षेत्रों में भी जितना फायदा होना था उतना हुआ नहीं। अगर ऑल ओवर देखें, जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। बहुत से जनपद, जिला पंचायतों में जीरो है, ग्राम पंचायतों में जीरो है। जहां 25% हमारी सरकार में आरक्षण थी, वो जीरो हो चुकी है। पंच तक नहीं लड़ पाएंगे, जनपद नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। फिर मतलब उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना भी दिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बड़े नेता और हम लोग जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और लगातार हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण पहले था वो आरक्षण मिलना चाहिए। इसको मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है और कहीं न कहीं ओबीसी समाज आक्रोशित है सरकार के खिलाफ में और पूरी तरह मोड़ बना चुकी है। वो भी लगातार आंदोलन, चक्का जाम, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। और हमने तो बल्कि अध्यादेश जारी करने का सरकार से निवेदन किया है और हमने तो विशेष सत्र बुलाने का भी निवेदन किया है। तो क्यों नहीं बुला रहे? विशेष सत्र बुलाना चाहिए, अध्यादेश पारित कर देना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग को इसका लाभ होता। इसलिए कहीं न कहीं सरकार ओबीसी वर्ग में आक्रोशित है और कहीं न कहीं इस समय सरकार को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपना मत बना चुका है। रायपुर में चाइनीज मांझे से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि इस प्रकार से प्रतिबंधित चीजों को बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर भी कोई प्रतिबंधित चीज बेची जा रही है तो आप लोगों के माध्यम से भी उन्हें बताना चाहूंगा कि इस तरह की चीज बेचना प्रतिबंधित है और अगर कहीं पर पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो सलाखों के पीछे होंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारी तरफ से एक टीम भी भेजी गई थी और एक दुकान को सील भी करने का कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे का जो विषय आया है निसंदेह रूप से बहुत ही दुखद है। उसमें हमारा एक बच्चे की भी हम जान गई है। तो जो लोग इस प्रतिबंधित चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं वो चाइनीज मांझा ही नहीं कोई भी है। आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसी चीजें अगर कहीं पर भी होती हैं तत्काल हमें सूचित करें जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और मैं बहुत ही कड़ाई से ऐसे लोगों को हिदायत देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी प्रतिबंधित चीज को बेचने का काम या उसके व्यापार में जुड़ने का काम कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो निसंदेह रूप से सलाखों के पीछे। प्रशासन की कोई टीम निकलेगी सर इसके लिए? निसंदेह रूप से कल टीम निकली है। जहां जहां पर भी मिला है एक दुकान को सील भी किया गया है और आगे भी लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। आप सबके माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं जो कहीं पर भी कई बार जाने में कई बार अनजाने में ऐसी चीजों के व्यापार से जुड़े हैं उससे वो बाज आए, नहीं तो फिर जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी के मुद्दों को बताते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा की है। रायपुर दक्षिण की तरफ जो है नगरीय निकाय में भी राज्य की जनता कमल खिलाएगी और इस साल के चुनाव में समय और संसाधन की बचत हो रही है। 35 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ करने का निर्णय एक अच्छी पहल साबित हो रहा है। हमारी सरकार को 13 महीने पूरे हो गए हैं और 13 महीने में उन्होंने शासन की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि वो विकास अवरुद्ध हुए और उसको आगे बढ़ाने और सुशासन स्थापित करने का ये एक वर्ष रहा। इस साल को हमने अटल निर्माण वर्ष और रजत जयंती वर्ष घोषित किया है। साथ ही अटल परिसर निर्माण का भी जो है निर्णय लिया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं और विकास में राजनीति नहीं करते। राज्य निर्वाचन आयोग ने
नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की घोषणा की है। बड़ी प्रतीक्षा थी जनता को कि कब तिथि घोषित हो और प्रदेश, केंद्र, रायपुर दक्षिण की तरह नगरीय निकायों में भी राज्य की जनता कमल खिलाए। और अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है। जब दोनों चुनाव अलग अलग हुआ करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगता था और इस बार लगभग 35 दिन में ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और इसके क्या लाभ हैं? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। समय की बचत, संसाधन की बचत और लोगों के काम के लिए अधिक समय। और इसलिए एक तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर हमने दोनों चुनाव एक साथ कराने की मंशा जाहिर की थी। सरकार ने संकल्प लिया था, कमेटी बनाई थी, कमेटी ने हमारे मंशा को प्रमाणित किया और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके अनुरूप ही इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। और निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, जो जनहित में है, राज्य हित में है। हमारी सरकार को बने 13 महीने हुए हैं। अब ये 13 महीने मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला वर्ष, जो विकास अवरुद्ध हो गया था उसे फिर से तेज गति से आगे बढ़ाने का वर्ष, अराजकता और भ्रष्टाचार से दूर हटकर सुशासन स्थापित करने का वर्ष रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और इसलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। वहीं ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। 25वां वर्ष हमारी राज्य को स्थापित हुए हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो वर्ष है 2025 विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की आधारशिला इस वर्ष में रखी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बनाने का काम इस वर्ष में हम करने जा रहे हैं और इसीलिए अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किया है और ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है। और जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, पर आज जो हम छत्तीसगढ़ के लोग अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव मनाते हैं, ये गौरव मनाने का अवसर
जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें दिया, हमारी सरकार बनने के बाद हमने विधानसभा में घोषित किया था कि हम सभी नगरीय निकायों में अटल जी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखेंगे, उनके योगदान को अक्षुण्य बनाए रखेंगे। और हमने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण का निर्णय लिया है। कई स्थानों पर निर्मित हो गया है, मैंने स्वयं उसका लोकार्पण किया है। बिल्हा में, सरगांव में और बाद में चकरभाठा में भी लोकार्पण हुआ है। बाराद्वार, बिलाईगढ़, ऐसे अनेक स्थानों पर अटल जी की प्रतिमा निर्मित भी हो गई है, लोकार्पण भी हो गया है। सभी शहरों में बहुत सुंदर अटल जी के व्यक्तित्व की तरह, उनकी प्रतिभा की तरह अटल परिसर निर्माण, इसके लिए हमारी सरकार ने 46 करोड़ रुपए अलग अलग निकायों को स्वीकृत किया है। नगर निगम के लिए 50 लाख रुपए दिया है, नगर पालिका के लिए 30 लाख और नगर पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य की जनता ने 2019 में देखा कि कैसे राज्य की जनता के अधिकार को छीनकर कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकायों में अपना कब्जा जमाया। पर पावर के लिए, सत्ता के लिए कब्जा तो जमाया, पर अपने स्वभाव के अनुरूप सत्ता में आते ही नगरीय निकायों की ऐसी दुर्दशा की कि शहर विकास से महरूम हो गया। बिजली, पानी, सड़क, प्रकाश, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। मुझे तो कई पार्षदों ने ऐसा भी बताया कि नल की टोटी बदलने के लिए भी नगर पालिका के पास पैसा नहीं आ रहा है, हम अपने जेब के पैसे से नल का टोटी लगा रहे हैं। ऐसी दुर्दशा नगरीय निकायों की कर दी। एक तरफ जनता के अधिकारों को छीना, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किया और सत्ता में आने के बाद शहरों की दुर्दशा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ से वंचित किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, अमृत मिशन के काम की दुर्दशा की, स्वच्छ भारत मिशन के काम की दुर्दशा की। कुल मिलाकर शहरों की दुर्दशा करने का काम कांग्रेस ने किया। पर हमारी सरकार बनने के बाद, जैसे मैंने कहा आपको कि अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष और महापौर थे, उसके बावजूद एक साल में हमारी सरकार ने 7,300 करोड़ रुपए राज्य के नगरीय निकायों को दिया है विकास के लिए। यह हमारी उस निष्ठा को प्रदर्शित करता है कि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। और उन 7,300 करोड़ में आज आप देखेंगे कि राज्य के सभी नगरीय निकायों में हर एक वार्ड में, हर एक शहर में विकास के काम हो रहे हैं। और वो राशि भी कैसे जारी की, मैंने प्रस्ताव मंगाकर, फोन करके प्रस्ताव मंगाकर वो राशि स्वीकृत की। किसी को मंत्रालय, मेरे कार्यालय में दफ्तर लगाने की जरूरत नहीं थी, प्रस्ताव बुलाकर राशियों की स्वीकृति की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।